स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम सितंबर 2016 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स के होता है ये और कंपलसरी सेक्शन है। और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीक्वेंस वाइज लेक्चर ऑफ सीडीपी। और सीटेट सीडीपी में पिछले गत वर्षों में जितने सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए, उनके एनालिसिस को जानने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि एक बच्चा है जो एक कौवे को देखता है खिड़की से उड़ते हुए और कहता है एक पक्षी। अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सीज अ बर्ड। What does this suggest about child's thinking? ये जो बोल रहा है ये बच्चा, ये क्या बताता है कि बच्चे की सोच कैसी है। ऑप्शन हमें दे रखा है कि द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, कुछ उसकी पहले से यादें हैं जो उसने संजो के रखी हैं। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, उसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है पक्षी के बारे में, वो बिल्कुल विकसित हो चुकी है। और एक और ऑप्शन हमें दे रखा है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, संप्रेषित करने के लिए उसने कुछ भाषा की चीजें सीख ली हैं। ठीक है, तो अब देखो उसकी थिंकिंग के बारे में बता रहा है ये। तो थिंकिंग के बारे में क्या हो सकता है? थिंकिंग के बारे में ये हो सकता है कि उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं ये स्टोर है और साथ के साथ उसने ये पता कर लिया है कि बर्ड का कॉन्सेप्ट है तो वो कैसा होगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोस्फियर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राइमरी स्कूल टीचिंग के बारे में है, ठीक है, यानी प्राथमिक विद्यालय, बच्चे छोटे हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव टीचर है जहां शिक्षक एक आधिकारिक रूप में स्पष्ट रूप से निर्देश देता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें बताता है। नहीं, बच्चे यहाँ पे लर्निंग अथॉरिटी में नहीं सीख पाएंगे। वहां पे जहाँ पे कि टीचर उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बताएंगे, पैसिव रोल प्ले करेगा स्टूडेंट। तो जहाँ पे देखो स्टूडेंट और पैसिव रोल आ जाएगा, कहीं पे भी अगर सवाल दिया हुआ है और टीचिंग से रिलेटेड है, वहां पे स्टूडेंट और पैसिव रोल आ जाता है तो वो वहीं पे ऑप्शन आउट हो जाता है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, जहाँ पे फोकस इस चीज पे दिया जा रहा है, स्ट्रेस ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। बाकी सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं सारी चीजों पे फोकस किया है और उस पे मास्टरी करने के लिए कहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ इफेक्टिव वे टू लर्न। सो द करेक्ट आंसर इज सी, जहाँ पे उनके इमोशनल नीड्स को भी केटर किया जा रहा है और जैसा वो महसूस कर रहे हैं उस चीज को भी समझा जा रहा है और उनको महत्व दिया जा रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे उनकी भावनाएं और उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये देखो बी ऑप्शन दे रखा है कि पनिशमेंट यूज करें। तो पनिशमेंट तो बिल्कुल कारगर नहीं होता, ये हम जानते हैं। स्टूडेंट के इनकरेक्ट आइडियाज को रिप्लेस कर दे और ये बोले कि इनको याद कर लो एज इट इज, क्योंकि ये तुमने जो कहा है वो गलत है। ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट्स को ऑप्शन सी दे रखा है कि नए कॉन्सेप्ट्स को हम उन्हें सिखाएं लेकिन उनको रेफरेंस ना दें पुराने वाले का। तो हम प्रीवियस नॉलेज अपने लेसन प्लानिंग में लिखते ही क्यों है जब हमें रेफरेंस ही नहीं देना है पुराने वाले का? तो ये भी गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज कि जहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने रीजनिंग को यूज करें, साथ में वो समझने का प्रयास करें कि वो जो चीजें उन्हें समझाई जा रही हैं वो कितनी कारगर है, कहाँ पे कैसे हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकती हैं, अलग अलग लेवल्स पे एग्जाम्पल्स को तोड़ करके उसको लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए। तो वहां पे कॉन्सेप्ट बच्चे का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगला सवाल दे रखा है, देखो मोटिवेशन से, कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए? What should a teacher tell her students to encourage them to do task with intrinsic motivation? आंतरिक, जो अंदर से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जल्दी से टास्क फिनिश करो और तुम्हें टॉफी मिलेगी। तो टॉफी क्या है? बाहरी चीज है, तो ये अंदर की तो आंतरिक मोटिवेशन का काम तो नहीं करेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, कम ऑन फिनिश इट बिफोर ही डज, यहाँ पे किसी से कंपेयर करने की बात हो रही है, तो कंपेयर करने वाला फिर से गलत हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज डन इट परफेक्टली, उसने बहुत अच्छे से, उन्होंने इस तरीके से इस काम को बहुत अच्छे से पूरा किया, तो आपने फिर से कंपेयर कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, रादर ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंट्रिंसिकली मोटिवेट अ स्टूडेंट। अंदर से आंतरिक प्रेरणा के लिए बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप इसे करें और करने का प्रयास करें, जिससे आप सीखेंगे तो बच्चा जल्दी काम करेगा। उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो अंदर से आएगा, ठीक है, खुद से करने की इच्छा जागृत होगी। अगला सवाल फिर दे रखा है, हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर द शेक ऑफ लर्निंग। बच्चों के सीखने के लिए, सीखने की आंतरिक जो रूप से प्रेरित होने की एक कला है, उसको कैसे प्रोत्साहित कर सकता है एक शिक्षक अपनी कक्षा में। ठीक है, इंडिविजुअल गोल सेट करके उनको मास्टरी करने के लिए, या फिर टॉफीज देने के लिए, या फिर एंजाइटी और फियर से, या फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट से। तो देखो कॉम्पिटिटिव टेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंजाइटी फियर हो जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर टेंजिबल रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, टॉफीज दे रहे हैं, तो ये भी एक्सट्रिंसिक है। रैदर उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपने गोल्स स्थापित करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। तो ये एक इंट्रिंसिकली मोटिवेशन का सबसे बड़ा काम करने वाला है। अगला सवाल एलिमेंट्री क्लासरूम से दे रखा है, एक प्रारंभिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। In an elementary classroom, an effective teacher should aim at the students to be motivated by using some measures, जहाँ पे punitive measures use किए जा रहे हैं, so they respect the teacher। टीचर को रिस्पेक्ट करने के लिए दंडात्मक कोई भी प्रयोग किया जाना, ये बिल्कुल इफेक्टिव क्लासरूम के तो रूल्स के खिलाफ है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन, सिर्फ हम मार्क्स के बेसिस पे तो बात नहीं करते हैं। ठीक है, टू लर्न सो दैट दे कैन बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर द शेक ऑफ देयर ओन। एग्जैक्टली यही होगा जो उनको मोटिवेट करेगा कि वो अपने से काम करें। इफेक्टिव टीचर का काम क्या होगा एक एलिमेंट्री क्लासरूम में, कि उनके क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और उनके क्यूरियोसिटी पे बिल्ड करने की कोशिश कर। अगला सवाल दे रखा है इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सा है जो प्रभावी स्कूल अभ्यास में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम आता है। तो देखो कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, तो कंपटीशन की हम बात ही नहीं करते क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन भी हम नहीं करते क्योंकि हर बार हम कंपेयर करके नहीं सीख सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो अब शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, ये एक अपराध माना जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज इंडिविजुअल लर्निंग, बिकॉज वी बिलीव डेवलपमेंट इज वेरी स्पेसिफिक और वेरी डाइवर्स। हम जानते हैं लेकिन हर व्यक्ति में विकास का एक पैटर्न है जो अलग तरीके से हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। देखो सिफेलोकॉर्डल की बात हो रही है, ठीक है। शेफला वर्ड यूज होता है हेड के लिए, तो कभी भी हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, तो दैट सेंसिटिव पीरियड इज अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, यहाँ पे उसकी जो सीखने की स्पीड है 25 से 50 वर्ड प्रतिदिन सीखने की स्पीड होती है और बच्चा बहुत बहुत जल्दी से सीखता है। अगला सवाल दे रखा है कि एक 6 वर्ष की बच्ची है जिसमें असाधारण खेल क्षमता दिखाई देती है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे प्रतिदिन कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत में उससे प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, वीकेंड्स पे काम भी कराते हैं, ट्रेन भी करते हैं। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन बिटवीन। ये किस चीज के लिए हो सकता है, तो देखो एक्सेप्शनल एबिलिटीज के साथ वो पैदा तो हुई है,
ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल हो गया और उसको कोच भी किया जा रहा है, हर दिन कोच किया जा रहा है और वीकेंड्स के उस पे पेरेंट्स भी ध्यान दे रहे हैं, उसको वीकेंड्स पे कोच कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही काम कर रहा है, दोनों का इंटरप्ले है, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा सफल है। अगला सवाल दे रखा है सोशलाइजेशन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखो सेकेंडरी एजेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो फैमिली मेंबर्स के बाद की बात हो रही है। तो फैमिली मेंबर्स के बाद वाला जितना भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि स्कूल एंड नेबरहुड, आपका पास पड़ोस और स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। अगला सवाल लेव वाइगॉट्स्की से दे रखा है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो इन्होंने स्कीमास का स्ट्रक्चर तो दिया नहीं, तो बिल्कुल भी ये तो पियाजे का है, तो ये गलत हो जाएगा। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बारे में इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। इक्विलिब्रेशन अगेन पियाजे का कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने दिया सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक संपर्क, समाज में बातचीत करना, समाज से इंटरैक्शन होना, ये प्राइमरी कॉज बताया इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अगला सवाल दे रखा है कोलबर्ग से कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग्स स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ चाइल्ड फॉल। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में बच्चों के दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण में आएगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, तो आपको ईमानदार होना चाहिए। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बहुत ही अच्छा मानेंगे, इसीलिए हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, पेरेंट्स को अच्छा महसूस होगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये सामाजिक अनुबंधन की बात हो रही है। अगला सवाल जीन पियाजे से है कि जीन पियाजे के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बिलीफ इन इमेट जस्टिस, न्याय में पूरा विश्वास रखना। रीइंफोर्समेंट बाय टीचर, देखो रीइंफोर्समेंट की बात इन्होंने नहीं की है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर्स ऑफ एडल्ट्स, ऑब्जर्वेशन यानी वाइकेरियस लर्निंग के बारे में बेंड्यूरा ने बताया था, तो ये तो बिल्कुल उस समय नहीं होगा। रादर इन्होंने बताया था एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय लर्नर्स का जो एक्टिव सक्रिय अन्वेषण है, उनकी वजह से वो बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं। अगला सवाल फिर जीन पियाजे से दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information. These two processes are known as, इनको हम क्या कहते हैं? जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं के अनुरूप नई सूचनाओं को संशोधित करने और नई सूचनाओं के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप स्कीमा का निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया क्या है? तो देखो पहला वाला क्या कह रहा है कि स्कीमा जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है उसमें। तो जब भी मॉडिफिकेशन हो रहा है तो दैट मीन्स कि वहां पे एसिमिलेट हो रहा है कोई भी चीज, ठीक है। और जहां पे कि नए स्कीमास को जोड़ दिया जा रहा है वो हो रहा है एकोमोडेट, हम एकोमोडेट कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। प्रैक्टिस कीजिए मॉक पेपर के www.delhibytes.in पर जाएं, वहां अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करें एक लेवल अप डेलीबाइट्स के साथ। अगला सवाल दे रखा है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप, एक प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है जो डिस्करेज इंक्लूजन यानी समावेश को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। इनकरेज रिपीटिशन, बिल्कुल भी नहीं, रिपीटिशन को भी नहीं करता है। इज रिस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंध लगाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रैदर प्रमोट्स डिस्कवरी, खोज को बढ़ावा देते हैं और बच्चों में बहुत सारी चीजें डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिस्कवरी लर्निंग, ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव क्लासरूम के
की फीचर्स होते हैं। अगला सवाल हावर्ड गार्डनर की थियरी से दे रखा है। हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी, उनके अनुसार क्या है? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत से पता चलता है कि टीचर शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग ऑल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल सही कि हर टीचर को कैसा करना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को यूज करके उन्हें बताना चाहिए और ऑल्टरनेटिव वेज में उनको अपने सारे के सारे लेसन प्लानिंग को करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट कि बच्चा मैक्सिमम टाइम टैप कर पाए कि उसको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। अगला सवाल दे रखा है कि एक 5 वर्ष की लड़की है जो खुद से बात कर रही है while trying to fold a टी-शर्ट। जब वो खुद से बात करते हुए टी शर्ट मोड़ रही है तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which statement is correct in the context of behavior displayed by the girl? तो देखो, जीन पियाजे और लेव वाइकॉट्स के इन दोनों के बारे में ही सारा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में कह रखा है कि उन्होंने सोशल इंटरैक्शन के बारे में कहा, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि सोशल इंटरैक्शन तो जीन पियाजे ने कहा ही नहीं है। ठीक है, इमिटेट हर मदर, इमिटेशन के बारे में दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक। नहीं, जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक कहा था और लेव वाइगॉट्स्की ने इसे कहा था प्राइवेट स्पीच। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक सामाजिक निर्माण है। अगला सवाल दे रखा है, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लेव वाइगॉट्स्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रीफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स? एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगॉट्स्की की सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत को दृढ़ता से मानते हैं, आप अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? तो देखो, सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच है ना, तो सोसाइटी आ रहा है यहाँ पे, तो हम ना ही स्टैंडर्डाइज करेंगे ना ही एकल कोई भी चीज देंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी नहीं देंगे और रिकॉल भी नहीं देंगे, रादर हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स देंगे, ग्रुप वर्क देंगे, जिससे कि बच्चे में पीयर लर्निंग हो। अगला सवाल हमें दे रखा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कि टू केटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम और टीचर शुड, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे? सेग्रीगेट करे और लेबल करे? बिल्कुल भी नहीं, सेग्रीगेशन और लेबलिंग नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज यूज करे? बिल्कुल भी नहीं। देखो, जहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो रही है, तो वहां पे एक समान मूल्यांकन की बात कैसे हो सकती है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स हम बिल्कुल इम्पोज नहीं कर सकते हैं, रादर डायलॉग मेथड में इंगेज करके स्टूडेंट के वैल्यूज और उनके पर्सपेक्टिव को जानने का प्रयास करता है एक शिक्षक। ठीक है, अगला सवाल, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, ये क्या कर रहा है? सर्व एज फीडबैक फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, दोनों के लिए फीडबैक का काम कर रहा है। अगला सवाल, NCF 2005 के अनुसार रोल ऑफ टीचर हैज टू बी फैसिलिटेटिव हो, यानी क्या हो? सुविधाजनक हो। अगला सवाल, रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम और टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स देयर लर्निंग, शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में एक शिक्षक की अपनी छात्रों से अपेक्षाएं उनके सीखने की होती हैं। इस चीज से शुड नॉट रिलेटेड विद, बिल्कुल रिलेटेड तो होती हैं। हैव नॉट एनी इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट होता है। हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन लर्निंग, एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, बिल्कुल डालता है, बिकॉज वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जहाँ पे कि एक टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से कि उनकी लर्निंग पे उनका इफेक्ट जाए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज वो सीखें। अगला सवाल, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल? नो, दिस इज रॉन्ग। रिक्वायर्स चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू teaching, exactly, that requires change in attitude, content and approach to teaching। अगले अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से बताना और अपने लेसन प्लान को रीप्लान करना बहुत जरूरी होता है।
अगला सवाल दे रखा है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन विद वेराइड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स enriches द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बच्चों के एक साथ विविध कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही समृद्ध होता है, इनरिच होता है। बिकॉज क्लासरूम इज मोर हायरार्कल, ये हो सकता है, या फिर लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। तो लेव वाइगोट्स्की ने क्या कहा था? पीयर से भी लर्निंग होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज लर्निंग पीयर्स के अनुसार भी होती है। अगला सवाल दे रखा है, अ चाइल्ड विथ लर्निंग इम्पेयरमेंट, सीखने की अक्षमता वाला बच्चा, कैन डू अ वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सूटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। एग्जैक्टली, कि जब बच्चों को उसके हिसाब से चीजें दी जाएंगी तो बच्चा बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। एक गिफ्टेड लर्नर का, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, उसकी विशेषता क्या है? तो वो स्टिमुलेटेड फील करेगा, ठीक है। अगर गतिविधियां क्लास में हो रही हैं और पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वो उत्तेजित भी हो सकता है और उबाऊ भी महसूस कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल, अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। एक शिक्षिका अपने प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इफेक्टिव लर्निंग की। तो वहां पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। रिवॉर्ड्स के बारे में नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड्स के लालच हो जाएंगे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रादर कनेक्ट करेंगे सारे पुराने वाले डॉट्स को नए वाले डॉट्स से, यानी पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए कॉन्सेप्ट से, और साथ में उनको लाइव एग्जांपल्स देके बताएंगे कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। अंतिम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज। बच्चों के बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? बच्चों के बारे में, ठीक है। तो बच्चे जो है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं ज्ञान के, पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है। उनको इसी वजह से पियाजे ने कहा दे आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, तो ये भी सही है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली वो एक्सप्लोर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और डाउट और क्वेरीज को वहीं पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.